नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अड्डा एमसीक्यू जीके में। दोस्तों, प्रयोगशाला सहायक भूगोल विषय का आज हमारे चैप्टर है दोस्तों 23वां चैप्टर। और दोस्तों हमारे सेकंड बुक का दोस्तों आखिरी चैप्टर। इसके पश्चात दोस्तों हम हमारी जो प्रायोगिक बुक है, जो हमारे प्रायोगिक भूगोल की बुक है दोस्तों, उसको हम शुरू करेंगे। इससे पहले दोस्तों हम 22 चैप्टर को पूरे विस्तार के साथ, व्याख्या के साथ दोस्तों हम चर्चा कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप दोस्तों देख सकते हैं। लैब असिस्टेंट जियोग्राफी नाम से प्लेलिस्ट बनी है, उनमें जाकर दोस्तों आप देख सकते हैं। तो आज हमारे दोस्तों 23वां चैप्टर, और शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में स्थित बेल आइकन को दबाएं ताकि समय समय पर आपको अपडेट मिलते रहें। तो 23वां चैप्टर दोस्तों आपदाएं एवं प्रबंधन शुरू करते हैं बिना देरी के आज के हमारे पहले प्रश्न के साथ। और दोस्तों ये चैप्टर बेहद ही आसान सा, साधारण सा चैप्टर है, और इसमें से प्रश्न आपके बनने की कम ही संभावना है। या तो दोस्तों एक प्रश्न बन सकता है इसमें से, और वो भी होगा दोस्तों जो प्राकृतिक आपदाएं हुई है, यानी कि जो भूतकाल में, यानी पिछली जो आप प्राकृतिक आपदाएं हुई है वे कब हुई है, वे कहाँ पर हुई है। तो इस तरह के आपके दोस्तों प्रश्न बनेंगे इस चैप्टर से। या फिर दोस्तों जो भूकंप मापी यंत्र है, या फिर जो ज्वालामुखी है, और इसी प्रकार के दोस्तों आपको प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे इस चैप्टर में। या फिर दोस्तों आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है जो, या इस जिसे हम एनडीएमए कहते हैं, यानी नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और जो हमारे आपदा प्रबंधन अधिनियम है, ये ही कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक है। और इस टॉपिक में से दोस्तों आपके ज़्यादा प्रश्न भी नहीं बनते हैं, तो इसमें से कम ही संभावना है एक प्रश्न आपको देखने को मिलेगा इस चैप्टर से। लेकिन दोस्तों हमें पूरा पढ़ना है सिलेबस, तो इस चैप्टर को पूरा हमें पढ़ना है। तो शुरू करते हैं दोस्तों बिना देरी के हमारे पहले प्रश्न के साथ। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो इनमें से कौन सी प्राकृतिक आपदा नहीं है? तो दोस्तों आसान सा प्रश्न है, भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ये प्राकृतिक आपदाएं। शॉर्ट सर्किट से लगी हुई आग क्या है? प्राकृतिक आपदा नहीं है। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। और भी प्राकृतिक आपदाएं दोस्तों, जैसे भूस्खलन हो गया, ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, जैसे बाढ़ हो गई, ये सभी दोस्तों आपके प्राकृतिक आपदाएं। और मानवीय कुछ आपदा भी है, जैसे ये शॉर्ट सर्किट से आग हो गई, या फिर कोई एक्सीडेंट हो गया, ये अनेक प्रकार के दोस्तों हैं जो मानवीय आपदाएं। तो हमारी ये प्राकृतिक आपदाएं, इसका हमें थोड़ा ध्यान में रखना। आसान सा दोस्तों, कुछ समझने में आपको कठिनाई नहीं होगी। तो चलते हैं हमारे दूसरे प्रश्न की ओर। तो दूसरा प्रश्न है दोस्तों, हमारे तटीय आंध्र प्रदेश और ओडिशा अक्सर किस कारण से प्राकृतिक आपदाओं का सामना करते हैं। तो इनमें दोस्तों मुख्यतः कारण है आपके चक्रवात के कारण दोस्तों आंध्र प्रदेश और जो तटीय आपके राज्य हैं, चक्रवात के कारण प्राकृतिक आपदाएं यहाँ पर आती रहती है। तो दो ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की। और अगला तीसरा प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सुनामी का कारण है। तो इनमें से कौन सा है जो आपके सुनामी का कारण है? तो ये है दोस्तों एक निम्न स्खलन क्षेत्र से उत्पन्न हुआ भूकंप। क्या है? एक निम्न स्खलन क्षेत्र से उत्पन्न हुआ भूकंप जो बाद में सुनामी का रूप ले लेता है। और सुनामी क्या है? एक बड़ी महासागर की लहर है जो समुद्र तल पर अचानक गति के कारण दोस्तों होती है। तो दो ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न दोस्तों, भूकंप के अध्ययन को कहते हैं। तो भूकंप के अध्ययन को भूकंप विज्ञान यानी सिस्मोलॉजी कहते हैं। आसान सा प्रश्न दोस्तों, और ये भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा हमारे चौथे प्रश्न का। चलते हैं हमारे अगले पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न दोस्तों, सुनामी नाम किसे दिया गया है। तो सुनामी नाम दोस्तों इनमें से किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दोस्तों आपके ज्वारीय तरंग को। किसको दिया गया है? ज्वारीय तरंग के कारण ही आपकी सुनामी आती है। और सुनामी क्या है, इसके बारे में हमने चर्चा की। सुनामी एक क्या है? बड़ी महासागरीय लहर है। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा देश टॉर्नेडो से प्रभावित रहता है। तो इनमें से कौन सा देश है? ये दोस्तों आपके संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा देश है दोस्तों? संयुक्त राज्य अमेरिका।
ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 7वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मापक टॉर्नेडो की तीव्रता के मापन हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न। तो ये लाया जाता है दोस्तों आपके फुजिटा स्केल। क्या लाया जाता है दोस्तों? फुजिटा स्केल। और इसके मापन की दोस्तों F1 F2 ऐसे लेकर दोस्तों F5 तक इसका मापन किया जाता है। और इसके अगर आधार की बात करें तो इसका आधार है दोस्तों जो भी मानव निर्मित संरचनाएं, जो भी दोस्तों मानव निर्मित संरचनाएं और जो वनस्पतियों को हानि होती है उसके आधार पर इसका दोस्तों मापन किया जाता है। और ये किया जाता है आपके फुजिटा स्केल से। और F2 से F5 तक इसका मापन होता है। F0 से F5 तक, F0 F1 F2 F3 F4 और F5 तक। तो ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 8वें प्रश्न की ओर। 8वां प्रश्न दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसको डबल स्टार लगा लीजिएगा। 8वां प्रश्न है दोस्तों, हमारी राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो अब दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी दोस्तों इंग्लिश में कहे तो NDMA, अगर NDMA में आए तो कन्फ्यूज़न मत होइएगा, यानी कि दोस्तों नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। अब दोस्तों इसमें एक तो होता है आपके अध्यक्ष, क्या होता है? अध्यक्ष। और 9 होते हैं आपके सदस्य, क्या होते हैं? 9 सदस्य, यानी एक अध्यक्ष और 9 सदस्य। और इसकी अध्यक्षता की जाती है दोस्तों प्रधानमंत्री द्वारा। किसकी द्वारा? प्रधानमंत्री द्वारा। तो ऑप्शन हमारे दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 9वां प्रश्न है हमारे, किस राज्य में भूस्खलन प्रमुख समस्या है। तो किस राज्य में है दोस्तों? इनमें से, इन सभी राज्य में से आपके भूस्खलन प्रमुख समस्या किसकी है? आपके उत्तराखंड की है। क्योंकि दोस्तों उत्तराखंड क्या है? उत्तराखंड एक पहाड़ी राज्य है। उत्तराखंड क्या है? पहाड़ी राज्य है। इस कारण यहाँ पर भूस्खलन जैसी समस्याएं देखने को मिलती है। और दोस्तों गठन और स्थलाकृतियों के कारण पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन अधिक होते हैं। बाकी इन राज्यों में भूस्खलन की समस्या देखने को नहीं मिलती। मुख्यतः आपके जो इनमें से उत्तराखंड राज्य है ये आपके भूस्खलन की समस्याओं से पीड़ित है। और आए दिन दोस्तों आपको देखने को भी मिल जाती है खबरें। तो चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न। और 10वां प्रश्न दोस्तों, भूकंप को मापने के लिए किए जाने वाले तीव्रता के पैमाने की सीमा क्या है। तो दोस्तों भूकंप को मापने के लिए 1 से 10 तक दोस्तों इसकी पैमाने की सीमा है। और दोस्तों इसकी तीव्रता को मापने के लिए विभिन्न प्रकार की, जैसे सिस्मोग्राफ, आपके रिक्टर स्केल, मर्करी स्केल आदि का दोस्तों आपके प्रयोग किया जाता है भूकंप के मापन के लिए। तो इनको भी थोड़ा दोस्तों ध्यान में रखिएगा। सिस्मोग्राफ, रिक्टर स्केल और मर्करी स्केल ये सभी दोस्तों भूकंप के मापन से आपके संबंधित है। और इसकी सीमा आपके कितनी हो गई? 1 से 10 तक। यानी दोस्तों कम तीव्रता वाले को 1 2 3 4, उसके पश्चात दोस्तों 5 6, ज़्यादा तीव्रता वाले जो जितने भी होते हैं उनको 10 तक आपके पैमाना दिया जाता है। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 11वें प्रश्न की ओर। 11वां प्रश्न दोस्तों, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनर्स्थलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों प्रत्यास्थ पुनर्स्थलन सिद्धांत की, तो ये क्या है दोस्तों प्रत्यास्थ पुनर्स्थलन सिद्धांत? इसके अनुसार भूपर्पटी के नीचे जो बल लगता है वो लंबी अवधि तक अगर कार्य करता है तो वह एक निश्चित क्षमता तक ही दोस्तों आपके कार्य करता है। इसके पश्चात इसमें क्या आ जाती है? इसके पश्चात इसमें विकृति आ जाती है। तो यही है आपके प्रत्यास्थ पुनर्स्थलन सिद्धांत। और ये दिया गया था दोस्तों आपके 1906 में। कब? 1906 में हैरी किल्डिंग रीड द्वारा ये दिया गया था। तो इसमें आपके रीड, तो जो उपनाम जो इनका सरनेम है हैरी किल्डिंग रीड, जो रीड है दोस्तों सरनेम, इसका आपके ब ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। और ये कब दिया गया? तो 1906 में। तो दोस्तों इसका थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अगर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि प्रत्यास्थ पुनर्स्थलन सिद्धांत किससे संबंधित है, तो ये किससे है? एक तो भूकंप से। और किसने दिया? हैरी किल्डिंग रीड ने। और कब दिया? 1906 में। और क्या है इसकी भी हमने अभी चर्चा की। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 12वां प्रश्न है, विश्व के सर्वाधिक भूकंप निम्न में से
किस पेटी में आते हैं? ये तो आपके दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये कुछ पिछली परीक्षाओं में भी दोस्तों ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तो ये आपके दोस्तों परिप्रशांतीय मेखला या परिप्रशांतीय पेटी। तो ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा, यानी परिप्रशांतीय महासागरीय पेटी इसका सही उत्तर है। ऑप्शन आपके इसका सही उत्तर होगा। चलते हैं दोस्तों हमारे अगले 13वें प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है दोस्तों, यह भी आपके इंपॉर्टेंट प्रश्न कि ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन है जो सत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन है जो सत्य है? ये पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर निकलते हैं। तो आसानी से दोस्तों आपको समझ में आएगा पहला कथन। दूसरा दोस्तों, अक्सर इसकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। तो ये भी दोस्तों आसानी है। और ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मर्त 3 प्रमुख प्रकारों में वर्गीकृत किए जाते हैं। यानी ज्वालामुखी आपके जागृत, प्रसुप्त, शांत, जागृत या प्रसुप्त, जागृत, प्रसुप्त या शांत। दूसरा तो पहला तो हो गया दोस्तों आपके जागृत, दूसरा हो गया प्रसुप्त या शांत, तीसरा हो गया दोस्तों आपके मर्त प्रमुख। तो ये इसके ज्वालामुखी के 3 प्रकार है। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। आसानी दोस्तों समझने आपको आसानी हुई होगी। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 14 प्रश्न है, ज्वालामुखी में जल वाष्प के अलावा मुख्य गैस से कौन सी होती है? जल वाष्प तो है दोस्तों इसकी मुख्य गैस, यानी सर्वाधिक आपके जल वाष्प ज्वालामुखी से निकलती है। इसके पश्चात दोस्तों आपके कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन हैलाइड, ये गैसें भी दोस्तों आपके ज्वालामुखी विस्फोट से निकलती है। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा, यानी उपयुक्त सभी। चलते हैं हमारे अगले 15वें प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी कुछ पिछली परीक्षाओं में पूछा जा चुका है आपके। रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? तो दोस्तों रिंग ऑफ फायर किसे कहा जाता है? ये कहा जाता है दोस्तों आपके प्रशांत मेखला, यानी परिप्रशांत मेखला। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर भूकंप आपके और दोस्तों देखने को ज़्यादा मिलते हैं और जो ज्वालामुखी है ये आपको ज़्यादा है इस स्थान पर। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 16 प्रश्न की ओर। 16 दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया? तो दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये तो आपके आपदा प्रबंधन अधिनियम बनाया गया दोस्तों 2005 में। लेकिन ध्यान में रखिएगा क्या है कि इसको लागू दोस्तों आपके जनवरी 2006 में किया गया। और इसका उद्देश्य क्या था? आपदाओं का कुशल प्रबंधन और इससे जुड़े जो भी अन्य मामले हैं उनके समाधान के लिए ये अधिनियम बनाया गया। तो 100 ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। कब बनाया गया? 2005 में। लेकिन अगर लागू करने का पूछे तो लागू है दोस्तों आपके हुआ था जनवरी 2006 में। और दोस्तों आपके गृह मंत्रालय इसके नोडल एजेंसी या फिर नोडल मंत्रालय के रूप में कार्य करता है। तो इसका भी थोड़ा ध्यान में रखिएगा दोस्तों कि आपदा प्रबंधन का जो कार्य है वो कौन सी नोडल एजेंसी या फिर नोडल मंत्रालय करता है? ये करता है आपके गृह मंत्रालय यानी होम मिनिस्ट्री। 100 ऑप्शन आपके दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 17वें प्रश्न की ओर। तो 17वां प्रश्न क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा इंडोनेशिया क्षेत्र 2004 में बहुत बड़े भूकंप का शिकार बना? तो इनमें से कौन सा बना दोस्तों? आपके सुमात्रा, यानी 2004 में अगर पूछे कि इंडोनेशिया में जो भूकंप आया था जो बेहद ही विनाशकारी भूकंप था दोस्तों, और ये कहाँ पर आया इंडोनेशिया में? तो सुमात्रा द्वीप पर। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? हमें नहीं के बारे में पूछा है। तो पहला कथन है रिक्टर स्केल भूकंप की तीव्रता मापने का एक यंत्र है। तो ये सब सही है दोस्तों, हम जानते हैं रिक्टर स्केल एक लॉगरिदम स्केल है, ये भी दोस्तों सही है। यह स्केल भूकंप की ऊर्जा को मापता है, यानी भूकंप की ऊर्जा होती है उसको ये मापता है। तो दोस्तों ये सभी कथन सत्य हो गए, यानी इनमें से कोई नहीं, ऐसा कोई कथन नहीं है जो सत्य नहीं है, यानी सभी कथन आपके सत्य है। ऑप्शन द आपके इसका राइट आंसर हो गया, यानी इनमें से कोई नहीं, ये सभी कथन दोस्तों आपके सही है। तो द ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों आपके निम्न शब्दों पर विचार कीजिए। निम्न शब्द यानी बिजली, भूस्खलन, गड़गड़ाहट, सुनामी और बाढ़। तो प्रश्न हमें क्या पूछा है? भूकंप के कारण हो सकता है। तो यह आसान सा प्रश्न दोस्तों कि भूकंप के कारण क्या हो सकता है? तो बिजली तो होगी नहीं, चमकेगी नहीं आपके, गड़गड़ाहट भी नहीं होगी बादलों की, तो क्या होगा? एक तो भूस्खलन होगा यानी 2 नंबर,
सुनामी भी आ सकती है 4 नंबर, और बाढ़ भी इससे आ सकती है, यानी 2 4 5, 2 4 5 किस में है? ऑप्शन अ में। तो ऑप्शन अ आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले 20वें प्रश्न की ओर। 20वां प्रश्न दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण मंत्रालय के तहत कार्य करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों, यानी आपके राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन जो प्राधिकरण मंत्रालय के तहत कौन सा मंत्रालय कार्य करता है? गृह मंत्रालय कार्य करता है आपके। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। इसकी चर्चा दोस्तों हम पहले भी कर चुके हैं, तो ब ऑप्शन होगा इसका राइट आंसर। चलते हैं 21वें प्रश्न की ओर। 21वां प्रश्न दोस्तों, इनमें से भारत के किस राज्य में बाढ़ अधिक आती है? वैसे तो दोस्तों अगर इनकी बात करें तो बिहार, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, इनमें सभी में बाढ़ आती है, लेकिन दोस्तों असम में आपके दोस्तों ब्रह्मपुत्र नदी के कारण आपके सर्वाधिक बाढ़ देखने को मिलती है। तो स ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले 22वें प्रश्न की ओर। 22वां प्रश्न दोस्तों, उत्तराखंड के किस जिले में मालवा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो दोस्तों उत्तराखंड के किस जिले में मालवा भूस्खलन आपदा घटित हुई थी? तो ये घटित हुई थी दोस्तों आपके पिथौरागढ़ में। कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में। तो द ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले 23वें प्रश्न की ओर। 23वां प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों, इनमें से कौन से राज्य में सर्दी के महीनों में बाढ़ आती है? तो इनमें से कौन से राज्य में दोस्तों सर्दी के महीनों में भी बाढ़ देखने को मिलती है? तो ये आती है आपके तमिलनाडु में। तो दो ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला दोस्तों 24वां प्रश्न है, इनमें से किस नदी में मौजूली द्वीप, जो नदी द्वीप है दोस्तों वह आपकी स्थित है? तो दोस्तों मौजूली द्वीप की बात करें तो ये आपके असम में। कहाँ पर है? असम में। और एक कहाँ पर है? किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर। किस नदी पर? ब्रह्मपुत्र नदी पर। तो ब ऑप्शन आपके इसका राइट आंसर होगा। चलते हैं हमारे अगले आज के अंतिम प्रश्न की ओर। 25वां प्रश्न है दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न, बर्फानी तूफान किस तरह की प्राकृतिक आपदा है? तो दोस्तों बर्फानी तूफान किस प्रकार की है? तो ये है दोस्तों आपकी वायुमंडलीय। किस प्रकार की? वायुमंडलीय। तो अ ऑप्शन दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थे आपके हमारी सेकेंड बुक का जो आखिरी चैप्टर है उसके दोस्तों महत्वपूर्ण 25 प्रश्न। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसके पश्चात दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं जो हमारी प्रायोगिक भूगोल है। जो हमारी प्रायोगिक भूगोल है उसके चैप्टर दोस्तों हम शुरू करेंगे। बेहद ही जल्दी आपके अपलोड होने लग जाएंगे वीडियो, और जितनी कोशिश रहेगी कि जल्दी से जल्दी हमारा सिलेबस हो, तो कोशिश पूरी रहेगी दोस्तों कि आपका सिलेबस जल्दी से जल्दी पूरा करा लिया जाए। तो धन्यवाद, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं नई वीडियो में हमारे कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।